परवीन अपने साथ 4 गाड़ियों को लेता है, जिनमें से एक पुलिस की गाड़ी थी और बाकी 3 गाड़ियों में उसके दोस्त सवार थे। उन सभी गाड़ियों को लेकर वह शराफत अली के घर पर पहुंच जाता है, जहां पर शराफत अली जी अपने घर के आंगन में बैठकर चाय पी रहे थे और अखबार पढ़ रहे थे। तभी परवीन एकदम से उनके घर में जाता है और उनके पैर छूकर कहने लगता है कि मुझे आपकी बेटी से शादी करनी है। इस बात को सुनकर शराफत अली एकदम से आग बबूला हो जाते हैं और उसे धमकाकर वहां से भगाने लगते हैं। लेकिन तभी फिर कुछ ऐसा होता है जिसके बारे में किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। क्या हुआ था, इससे आगे पूरी सच्चाई के बारे में जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। हैदराबाद के अंदर एक लड़का रहा करता है जिसका नाम है परवीन। परवीन के पिता एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, तो उन्हें पैसों रुपए की कोई भी दिक्कत नहीं है। परवीन ने अभी अभी कॉलेज जाना स्टार्ट किया है और वह ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर में है। वहीं पर उसी की क्लास में एक लड़की पढ़ा करती है जिसका नाम है जोया। अब परवीन जैसे पहली ही नज़र जोया को देखता है तो देखते ही पसंद कर लेता है और अब मौका ढूंढने लगता है कि कब वह जोया से बात करे और बात करने के बाद अपने प्यार का इजहार करे। धीरे धीरे कुछ समय बीतता है और इस दौरान जो परवीन है वो लगातार गोया की तरफ अटेंशन बनाकर रखता है और उसकी तरफ क्लास से भी घूर घूर कर देखा करता है। ये बात कहीं ना कहीं जोया को भी पता चल जाती है और जोया भी परवीन को घूर घूर कर देखने लगती है। एक दिन लाइब्रेरी के अंदर उन्हें ऐसा मौका मिल जाता है जब वो दोनों अकेले लाइब्रेरी के अंदर थे और उसी दौरान जो परवीन होता है अपने प्यार का इजहार जोया से कर देता है। जब जोया इस बात को सुनती है तो उसका भी मन होता है कि वह भी अपने प्यार का इजहार कर दे, लेकिन वो साफ साफ मना कर देती है और कहती है कि नहीं परवीन, हम दोनों के बीच में कुछ भी नहीं हो सकता और अच्छा होगा तुम मुझे भूल जाओ। ऐसा कहकर जोया वहां से चली जाती है, लेकिन परवीन उसे सच्चा प्यार कर बैठा था और वह बस जोया को ही चाहता था। इसके बाद धीरे धीरे कुछ दिन और बीतते हैं और कुछ दिनों बाद एक दिन फिर से कॉलेज के अंदर परवीन को मौका मिल जाता है जोया से बात करने का और इस बार वह पूछना चाहता है कि जोया, अगर तुम मुझसे प्यार करती हो तो इस तरह से मेरे साथ क्यों कर रही हो। क्योंकि उसके बाद जब उसने मना कर दिया था उसके बाद भी जोया क्लास के अंदर परवीन को देखा करती थी और इस देखने से पता चल रहा था कि जोया भी मन ही मन उसे प्यार किया करती है। अब जैसे उसे दोबारा मौका मिलता है तो वह उसे पूछ बैठता है कि जोया क्या हुआ, क्या मैं पसंद नहीं हूं तुम्हें। तो उसके बाद जोया इस बात को सुनकर थोड़ी देर खामोश होती है और कहने लगती है कि परवीन वो बात नहीं है, तुम मुझे पसंद हो और तुम मुझे बहुत अच्छे लगते हो, लेकिन मैं अपने पिता से डरती हूँ। मेरे पिता ऐसा कभी नहीं होने देंगे क्योंकि तुम एक हिंदू हो और मैं एक मुस्लिम हूँ। अगर मेरे पिता को हम दोनों के बारे में ये पता चला तो वो इस बात को बिल्कुल भी सहन नहीं कर पाएंगे और वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने दे सकते। यह बात सुनकर परवीन कहने लगता है कि पिता को छोड़ो, तुम ये बताओ कि तुम मुझे पसंद करती हो या नहीं। अगर तुम मुझे पसंद करती हो तो मुझे इस चीज से कोई भी फर्क नहीं पड़ता, मैं खुद जाकर तुम्हारे पिता से बात कर लूंगा। इसके बाद जोया कहती है कि पसंद तो तुम मुझे हो, लेकिन मेरे पिता से बात करना इतना आसान नहीं है। मेरे पिता तुमसे शादी करने की बिल्कुल भी अनुमति नहीं देंगे क्योंकि वो अपने धर्म के प्रति काफी ज्यादा कट्टर हैं और इससे अच्छा होगा हम दोनों अलग अलग रहने लगें। लेकिन तभी परवीन जोया का हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि बस मुझे जवाब चाहिए, हाँ या ना। मैं ये जानना चाहता हूं कि तुम मुझसे प्यार किया करती हो या नहीं किया करती, उसके बाद जो भी होगा मैं अपने आप देख लूंगा। इसके बाद जोया थोड़ी देर तक चुप रहती है, लेकिन अंत के दर्जे वो भी कह देती है कि परवीन, प्यार तो मैं तुमसे करती हूँ लेकिन हमारे बीच में कुछ भी नहीं हो सकता, तो इसी वजह से अब मुझे जाने दो। परवीन को अपना जवाब मिल गया था और इसके बाद वह जोया का हाथ छोड़ देता है। उसे पता चल गया था कि जोया उससे प्यार किया करती है, तो इसके बाद वह उसके आसपास और भी ज्यादा मंडराने लगता है और धीरे धीरे करके जोया भी उससे बात करने लगती है और दोनों के बीच में प्यार उमड़ने लगता है। लेकिन उन्हें डर था कि उनके घर वाले ये बात बिल्कुल भी नहीं मानेंगे। इधर जो परवीन के पिता थे वह भी ये बात को बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करते कि उनका बेटा एक मुस्लिम लड़की से शादी करे। अब धीरे धीरे करके उनके साल को 1 साल बीत जाता है और 1 साल बाद परवीन फैसला करता है कि मैं अपने घर वालों से बात करूंगा और बात करने के बाद उनको कन्विंस कर लूंगा कि वो लोग तुमसे मेरी शादी करा दे। ऐसा कहकर वो जोया से भी ऐसे करने के लिए कहता है और खुद जाकर अपने माता पिता से इस बारे में बात करने लगता है। लेकिन माता पिता जैसे ये बात सुनते हैं कि वो मुस्लिम लड़की से प्यार किया करता है तो एकदम से उससे मना कर देते हैं और कहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, तुम ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकते। बेटा अपने माता पिता के हाथ जोड़ने लगता है, लेकिन वो साफ साफ मना कर देते हैं और कहते हैं कि बेटा ये बहुत बुरी चीज है और इससे बहुत कुछ गलत हो सकता है, तो हम ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहते और तुम ऐसा बिल्कुल भी नहीं करोगे। उन्होंने साफ साफ मना कर दिया था। इधर जोया अपने पिता से इस बारे में बात ही नहीं कर पाती है क्योंकि उसके पिता पहले से उसे इन सब चीजों से अलग रहने की कहा करते थे और यह सब कुछ सोचकर जोया अपने पिता से बात नहीं कर पाती है। दूसरे दिन जब वो लोग कॉलेज आते
जाते हैं तो कॉलेज के अंदर दोनों एक दूसरे को अपने अपने घर हुई बातों के बारे में बताते हैं और जोया बता देती है कि मैं अपने पिता से बात नहीं कर पाई हूं और हम दोनों के बीच में कुछ भी नहीं हो सकता। इधर जो प्रवीण है वह भी बता देता है कि घर वालों ने साफ साफ मना कर दिया है। तो फिर वो सोचने लगते हैं कि अब क्या करना चाहिए। तो जो प्रवीण होता है वो जोया से कहने लगता है कि जोया, अब तुम भी बालिग हो गई हो और मैं भी बालिग हो गया हूं, तो क्यों ना हम दोनों भागकर शादी कर लें। लेकिन तभी जो जोया होती है वो साफ साफ मना कर देती है और कहती है कि नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करूंगी। दरअसल मेरे पिता 4 लोगों में बैठकर बातें किया करते हैं और लोग कहीं पर भी कोई बात हुआ करती है तो उनको बुलाया करते हैं। अगर मैं ऐसा कर दूंगी तो मेरे पिता की इज्जत बहुत खराब हो जाएगी और मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहती। अगर तुम मुझसे शादी करना चाहते हो तो मेरे पिता से बात करो और उसके बाद ही हम दोनों की शादी हो सकती है। लेकिन यह भी पॉसिबल नहीं है क्योंकि पिताजी बिल्कुल नहीं मानेंगे कि मैं एक हिंदू लड़के से शादी करूं। इन बातों को सोचकर दोनों जन मायूस हो जाते हैं और जोया उसे भूल जाने के लिए प्रवीण से कहने लगती है। लेकिन तभी प्रवीण कहता है कि नहीं जोया, मैं तुम्हें भूल तो नहीं सकता, लेकिन प्यार को पाने के लिए बहुत कुछ ऐसा कर सकता हूं जिसके बाद मुझे विश्वास है कि ना तो तुम्हारे घर वाले और ना ही मेरे घर वाले इस बारे में कुछ भी कहेंगे। तो जोया पूछने लगती है कि तुम क्या करोगे। तो प्रवीण कहता है कि तुम चिंता मत करो, केवल इसके लिए तुम्हें अपनी शादी को, अगर तुम्हारे पिता तुमसे शादी करने के लिए बोले तो 3-4 साल के लिए टाल कर रखना है और कहना है कि पिताजी अभी मेरी शादी मत करो। इसके लिए जोया मान जाती है और वो ऐसा ही करने लगती है। इधर धीरे धीरे उन दोनों की पढ़ाई कंप्लीट हो जाती है और पढ़ाई कंप्लीट होने के बाद जो प्रवीण होता है वो सरकारी नौकरी के लिए फॉर्म भरने लगता है। उसे विश्वास था कि अगर मैं सरकारी नौकर बन गया तो उसके बाद जोया के पिता मुझसे अपनी बेटी की शादी करा देंगे और कोई भी दिक्कत नहीं होगी। उस टाइम पर मेरे पास पावर भी होगी और पावर की वजह से वो लोग मुझसे कुछ भी नहीं कह सकते। इसी वजह से प्रवीण दिन रात एक करके मेहनत करता है और साथ ही साथ जोया से भी बात करता रहता है। धीरे धीरे लगभग ग्रेजुएशन के बाद जब 2 साल कंप्लीट होते हैं तभी अचानक से उसका एक रिजल्ट आता है, जिस रिजल्ट को आने के बाद उसे पता चलता है कि वह एक एसडीएम बन गया है। जैसे वो एसडीएम बनता है तो मानो उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता और इसके बाद सीधा अपनी प्रेमिका के पास फोन कर देता है और कहता है कि जोया, अब हमारे बुरे दिन दूर हो गए हैं और अब हम लोग एक साथ अपने जीवन को व्यतीत करेंगे। जोया उससे पूछने लगती है कि ऐसा क्या हो गया जो हम एक साथ एक दूसरे के साथ समय बिताएंगे। तो वो कहने लगता है कि बस तुम चिंता मत करो, जो कुछ होना था वो हो गया है और अब ज्यादा दिन नहीं है, मैं तुम्हारे घर जल्द से जल्द आने वाला हूँ। इस बात को कहकर प्रवीण फोन काट देता है और उसके बाद अपने घर वालों के पास चला जाता है। इधर जो जोया होती है वह इस बात को सोचकर हैरान तो होती है कि आखिर ऐसा क्या हो गया, लेकिन फिर वो सोचने लगती है कि शायद कुछ ना कुछ तो अच्छा ही सोचा होगा क्योंकि काफी दिनों से वो प्रवीण को जाना पहचाना करती है। इसके बाद जो प्रवीण होता है अपने घर वालों को इस बारे में बताता है कि मैंने इस तरह से टेस्ट दिया था और मैं एक एसडीएम बन गया हूं। घर वाले इस बात को सुनकर बड़ा ही खुश होते हैं और कहने लगते हैं कि बेटा, आज तूने हमारा नाम रोशन कर दिया। लेकिन तभी जो प्रवीण होता है वो कहने लगता है कि बाबूजी, आपका नाम तो मैंने रोशन कर दिया, लेकिन मुझे आपसे आज कुछ मांगना है और आप उस चीज के लिए मुझसे मना मत करना। अब पिता इस बात को सुनकर थोड़े से हैरान हो जाते हैं और कहने लगते हैं कि बेटा बताओ तुम्हें क्या चाहिए, तुम मेरी जान भी मांगोगे तो जान भी मैं तुम्हें दे दूंगा। लेकिन तभी प्रवीण कहता है कि पिताजी, पहले वादा करो कि आप पीछे इस बात से मुकरेंगे नहीं और जो मैं करना चाहता हूं मुझे वो करने देंगे। इसके बाद पिता थोड़ी देर तक सोचते हैं और सोचने के बाद कह देते हैं कि ठीक है बेटा, जो तू करना चाहता है बेशक से कर लेना, कोई भी दिक्कत नहीं है और मैं उस चीज में तुम्हारा साथ दूंगा। इसके बाद जो प्रवीण होता है एकदम से अपने पिता से कहने लगता है कि पिताजी, आपको याद होगा जब मैं कॉलेज में पढ़ा करता था तो मैंने आपसे एक जोया नाम की लड़की के बारे में जिक्र किया था। अब पिता जब इस बात को सुनता है तो एकदम से खनक जाता है और कहने लगता है कि हाँ बेटा, किया तो था, क्या हुआ, अब तक भी तुम उसके साथ हो? क्योंकि अब तक जो प्रवीण है उसने किसी को भी इस बारे में दोबारा से पता नहीं चलने दिया था कि वो उसी के साथ है और अब तक भी उसे प्यार किया करता है। इसके बाद वो कहने लगता है कि हाँ पिताजी, मैं अब तक भी उसी के पास हूं और मैं उसी लड़की से शादी करना चाहता हूं। फिलहाल मैं एक एसडीएम हूं तो एसडीएम होने के नाते वो मुझसे अपनी बेटी की शादी जरूर से करा देंगे और मैं उनके घर शादी की बात करने के लिए जाना चाहता हूं। इस बात को सुनकर पहले तो पिता मना करने लगते हैं, लेकिन जब प्रवीण कहता है कि नहीं पिताजी, मैं उस लड़की के बिना जिंदा नहीं रह सकता, तो उसके बाद वो भी कह देते हैं कि ठीक है बेटा, अगर ऐसी बात है तो तू बेशक से कर ले, लेकिन ये शादी जबरदस्ती नहीं होनी चाहिए। अगर उसके माता पिता राजी हैं तो तू बेशक से उस लड़की से शादी कर सकता है, कोई भी दिक्कत नहीं है। इसके बाद प्रवीण अपनी प्रेमिका जोया के पास फोन मिलाता है और उससे कहने लगता है कि जोया, ये बताओ सुबह सुबह तुम्हारे पिता कहां जाते हैं और कितने बजे तुम्हारे पिता घर पर मिल जाएंगे। यह बात सुनकर जोया थोड़ी सी घबरा जाती है और पूछने लगती है कि तुम करना क्या चाहते हो। तो प्रवीण इस बार भी टाल देता है और कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं जो कुछ भी करूंगा अच्छा ही करूंगा और हम दोनों एक साथ जीवन व्यतीत करेंगे।
तो उसके बाद जोया उसको बता देती है कि लगभग सुबह के 9 बजे पिताजी बाहर बैठकर अखबार पढ़ा करते हैं और चाय पिया करते हैं। तो इसके बाद जो प्रवीण है वो फोन काट देता है और कहता है कि कल मैं तुम्हारे पिता से मिलने के लिए आ रहा हूं, लेकिन तुम उन्हें कुछ भी मत बताना। इसके बाद प्रवीण दूसरे दिन के लिए अपने कुछ दोस्तों से बात करता है और साथ ही साथ वहां का जो लोकल थाना होता है उसमें भी अपने बारे में सब कुछ बताकर पुलिस वालों से इस बात के लिए मदद लेता है, क्योंकि उसे डर था कि कहीं वहां पर जाने के बाद कोई लड़ाई ना हो जाए। इसी वजह से वो अपने साथ कुछ बंदों को ले जाता है और साथ में पुलिस वालों को भी ले गया था, क्योंकि जहां पर जोया रहा करती थी वहां पर ज्यादातर मुस्लिम लोग रहा करते थे और उसे इस बात से डर था। इसके बाद दूसरे दिन सुबह सुबह जो प्रवीण होता है वह अच्छे से तैयार होता है और तैयार होने के बाद अपने घर से एक गाड़ी लेता है और साथ में उसके कुछ दोस्त 2 गाड़ियां और लेकर आ गए थे और उनके अंदर बैठकर आ गए थे। कॉलेज के भी कुछ लोगों को जोया और प्रवीण के प्यार के बारे में पता था, तो वो लोग इसका साथ देने के लिए आ गए थे। साथ में कुछ पुलिस वाले भी आ गए थे। जब उन्हें पता चलता है कि ये एसडीएम साहब बन चुके हैं तो इसके बाद वो इसकी मदद करना चाहते हैं। इसके बाद सभी लोग उन गाड़ियों को लेकर सीधा जोया के पिता, जिनका नाम शराफत अली था, उनके घर के बाहर जाकर रोकते हैं। जोया का पिता जो अंदर बैठकर अखबार पढ़ रहा था, जब एक साथ से 4 गाड़ियां उनके घर के सामने आकर रोकती हैं तो वो एकदम से हैरान हो जाता है और देखने लगता है कि ये कौन है और यहां पर क्या कर रहे हैं और इनके साथ तो पुलिस भी है। इसके बाद प्रवीण उतरता है और उतरने के बाद धीरे धीरे कदमों से वो शराफत अली के पास पहुंच जाता है। अब जैसे शराफत अली एक लड़के को अपने पास आता हुआ देखते हैं तो वो बहुत कुछ सोचने लगते हैं और सोचते हैं कि ये लोग हमारे यहाँ पर क्यों आए हैं, आखिर क्या बात हो गई। तभी जो प्रवीण होता है आकर एकदम से शराफत अली के पैर छूने लगता है और अपने बारे में बताने लगता है। इसके बाद शराफत अली वहीं पर बैठे बैठे सब कुछ सुनते रहते हैं और जब वह अपनी पूरी बात कह देता है तो वो कहता है कि हाँ बेटा, वो तो मेरी समझ में आ गया, लेकिन तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो जो प्रवीण होता है वो कहने लगता है कि अंकल, मैं आपकी बेटी जोया से प्यार किया करता हूँ और मैं उससे शादी करना चाहता हूँ और इसके लिए आपको हमें अनुमति देनी होगी। अब जैसे शराफत अली इस बात को सुनते हैं कि एक हिंदू लड़का उनकी बेटी से शादी करना चाहता है और इसके लिए वो उसकी अनुमति चाह रहा है, तो इसके बाद शराफत अली गर्म होने लगते हैं और कहते हैं कि निकल जाओ मेरे घर से, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने दे सकता। इस बात को सुनकर वहां के कुछ लोग और इकट्ठा हो जाते हैं और वो देखने लगते हैं कि ये क्या हो रहा है। लेकिन तभी जो प्रवीण होता है वो उनको बताता है कि देखो अंकल, मैंने बहुत सारी मेहनत की है जोया को पाने के लिए और मैं एक सरकारी अधिकारी हूँ, मैं एसडीएम बन गया हूँ और हम लोग कॉलेज से प्यार किया करते थे। जोया से मैंने कई बार कहा कि आपसे बात कर ले, लेकिन वो आपसे बात नहीं कर पाई और मैं भी आपसे इसी वजह से बात नहीं कर पाया था क्योंकि मैं उस टाइम पर बिल्कुल भी काबिल नहीं था। लेकिन फिलहाल मैं आपकी बेटी को अच्छे से अपने पास रख सकता हूं और मैं वादा करता हूं कि जोया को कभी भी कोई तकलीफ नहीं होने दूंगा। इस बात को सुनकर जो शराफत अली थे उनका गुस्सा थोड़ा सा शांत हो जाता है और वो थोड़ा सा सोचने लगते हैं, क्योंकि यहाँ पर सामने जो लड़का था वह एक एसडीएम था और इसी वजह से उसके साथ पुलिस भी आई थी। थोड़ी देर सोचने के बाद वह अपनी बेटी जोया को आवाज लगाते हैं और उसे पूछने लगते हैं कि बेटी, क्या सच में ही ऐसा है जैसे यह लड़का बता रहा है। तो जोया भी हाँ में सर हिलाती है और कहती है कि पिताजी, मैं आपसे इस बारे में बात नहीं कर पाई थी क्योंकि मुझे डर था कि आप कभी भी इस बात के लिए एग्री नहीं होगे। अब इसके बाद जो जोया का पिता होता है वह फिर भी थोड़ी देर तक सोचता है और धीरे धीरे ये बात सभी लोगों में फैल गई थी। इसके बाद जो जोया का पिता होता है वह सब कुछ सोचने के बाद हाँ में सर हिलाता है और कहता है कि बेटा, अगर ऐसी बात है तो मेरी मर्जी से ही तुम बेशक से शादी कर सकते हो, मुझे कोई भी आपत्ति नहीं है। इधर जो एसडीएम साहब होते हैं वो कह देते हैं कि देखो, शादी भले ही मैं जोया से कर रहा हूं, लेकिन कभी भी इसे धर्म चेंज करने के लिए नहीं कहूंगा और इसे पूरी छूट रहेगी, ये जैसा चाहे वैसे मेरे घर में रह सकती है। दूसरी बात ये कि आप चाहो तो मैं आपके धर्म के हिसाब से भी शादी कर सकता हूं, लेकिन मैं अपने हिसाब से भी शादी करूंगा। यानी कि आप चाहो तो मैं आपकी बेटी के साथ निकाह भी पढ़ सकता हूं, लेकिन उसके बाद मुझे मंदिर में शादी भी करनी होगी। इसके बाद शराफत अली सभी चीजों के लिए मान जाते हैं और उसके ऊपर ही फैसला छोड़ देते हैं कि बेटा, जैसे तुम्हारा मन करे वैसे तुम कर सकते हो। अब जो प्रवीण होता है वह इस बात को सुनकर बड़ा ही खुश हो जाता है और वहां पर जितने भी लोग थे वो शराफत अली के फैसले की तारीफ करने लगते हैं, क्योंकि यहां पर लड़का अच्छी तरह से कमाया करता था और वह एक सरकारी अधिकारी भी था। कुछ लोग होते हैं जो शराफत अली की इस बात को सुनकर मुंह को सुकेड़ते हैं, लेकिन जब वो ये बात सुनते हैं कि लड़का प्यार करता है और वह निकाह पढ़ने के लिए भी तैयार है, तो वो लोग भी इस बात को सुनकर खुश हो जाते हैं, क्योंकि इन दोनों का प्यार सच में ही पवित्र था और बिल्कुल सच्चा प्यार था। तो इसके बाद सभी लोग मिलजुल कर इस फैसले की तारीफ करते हैं और जो प्रवीण
होता है वह यहाँ से एक और फैसला लेता है और कहता है कि ठीक है, अगर आप इस फैसले को मेरे ऊपर छोड़ रहे हो कि शादी चाहे जैसे भी हो जाए हमें कोई भी आपत्ति नहीं है, तो मैं जोया से कोर्ट मैरिज करना चाहता हूँ, क्योंकि वहां पर ना तो कोई धर्म है और ना ही कोई ऐसी चीज है जिसकी वजह से किसी को भी कोई परेशानी हो। तो उसके बाद जो प्रवीण होता है जोया के साथ कोर्ट मैरिज करता है और उसे अपने घर में रखने लगता है। प्रवीण के माता पिता को इस बात से कोई भी आपत्ति नहीं होती है, क्योंकि यहाँ पर जोया के पिता जो शराफत अली थे वह इस बात के बिल्कुल भी खिलाफ नहीं थे। जोया प्रवीण के घर में रहा करती है और प्रवीण ने कोई भी उसे ऐसी बाउंडेशन नहीं लगाई है कि तुम ये नहीं कर सकती, तुम वो नहीं कर सकती, और वो अच्छी तरह से घर के अंदर रहा करती है, जैसे मन किया करता है वैसे रहा करती है। जोया प्रवीण के माता पिता का अच्छे से आदर किया करती है और उनके साथ हंसी खुशी जीवन व्यतीत कर रही है। इधर जो शराफत अली हैं वह भी इस बात से बड़े ही खुश हैं कि उनकी बेटी एक एसडीएम साहब से शादी कर चुकी है और वो अच्छी जिंदगी जी रही है, तो उन्हें भी इस बात से कोई भी आपत्ति नहीं होती है और वह अपनी बेटी के यहाँ पर आते जाते रहा करते हैं। इधर जो प्रवीण होता है वह भी जोया को लेकर उसके पिता के यहाँ पर भी आया करता है और जोया के परिवार वाले प्रवीण का अच्छे से वेलकम किया करते हैं और कोई भी कैसी भी दिक्कत नहीं है। फिलहाल जोया और प्रवीण को एक लड़का हो चुका है और उस लड़के को पाकर दोनों ही परिवार बड़े ही खुश हैं। ये मिसाल थी एक सच्चे प्यार की, और सच्चे प्यार में की गई मेहनत की। यहाँ पर जो प्रवीण है उसने मेहनत की, ना कि गलत तरीके से प्यार को हासिल करना चाहा। तो इसे कहते हैं सच्चा प्यार, जो ना तो किसी का दिल दुखाए और ना ही किसी भी तरह की बद्दुआ ले अपने ऊपर। प्रवीण ने ऐसा ही किया, मेहनत की, मेहनत करने के बाद कामयाब हुआ और कामयाब होने के बाद उसके पिता से बात करने गया। इस कहानी के पात्रों के नाम और जगह के नाम बदल दिए गए हैं ताकि उन लोगों को कोई परेशानी ना हो जो इस कहानी से जुड़े हुए हैं, क्योंकि अगर हमारी कहानी की वजह से किसी को जरा सा भी दुख पहुंचता है तो ये बात बिल्कुल भी ठीक नहीं है। बाकी कहानी आपको जैसी भी लगी हो कमेंट सेक्शन में बता देना। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमें थोड़ा सा हौसला मिले आप लोगों के लिए ऐसे अच्छे वीडियो बनाने के लिए। इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। ये कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ ना कुछ सीख सको और अपने जीवन में उस चीज को अप्लाई कर सको। अब बारी आती है हमारे कुछ प्यारे सब्सक्राइबर की जो हमें अच्छे से कमेंट भेजते हैं और उनके कमेंट हमारे दिल को छू जाते हैं। सबसे पहला नाम है रविंद्र प्रकाश। रविंद्र प्रकाश जी, आपका तहे दिल से धन्यवाद अपना कीमती वक्त निकालकर हमें इस लायक समझने के लिए। दूसरा कमेंट है अफसरुल राजा का, जिनका कमेंट हमें बहुत ही अच्छा लगा और ये झारखंड से हमारी वीडियो देखते हैं। तो अफसरुल राजा जी, आपका तहे दिल से धन्यवाद अपना कीमती वक्त निकालकर हमें इस लायक समझने के लिए। तीसरा कमेंट है अनिल चैनल जी का। अनिल चैनल जी, आपका तहे दिल से धन्यवाद अपना कीमती वक्त निकालकर हमें इस लायक समझने के लिए। चौथा कमेंट है रमेश कुमार जी का। रमेश कुमार जी, आपका भी तहे दिल से धन्यवाद अपना कीमती वक्त निकालकर हमें इस लायक समझने के लिए। और जिन लोगों के नाम रह गए हैं वो लोग बुरा ना माने, आने वाली किसी वीडियो में आपके नाम भी ले दिए जाएंगे। आप लोग इसी तरह से हमें अच्छे कमेंट भेजकर मोटिवेट करते रहिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।